नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉन सोर का। जॉन सोर का शासनकाल कब से कब तक था? 1793 से 1798 अर्थात ये भी भारत में 1793 के दौरान गवर्नर जनरल का बन करके भारत में आया था और 98 तक भारत में रहा था। कितने वर्षों तक रहा था? तो 5 वर्षों तक भारत में क्या बन के आया था? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इसे याद रखने का कारण क्या है? तो इसे याद रखने का कारण है कि ये इसने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में क्या अपनाया था? यह हस्तक्षेप नीति माने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन की नीति इसने अपनाया था। क्या अपनाया था? यह हस्तक्षेप की नीति। ये क्वेश्चन आता है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा यह हस्तक्षेप की नीति अपनाया गया था? तो किस ब्रिटिश गवर्नर के जनरल के द्वारा अपनाया गया था? तो जॉन सोर के द्वारा अपनाया गया था। सवाल है जॉन सोर भारत में इसका शासनकाल क्या था? तो 1793 में आया था। 1798 में ये भारत से गवर्नर जनरल बन के विदा हो जाता है। तो इसने कौन सा हस्तक्षेप नीति कौन सा नीति अपनाया था? तो यह हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। अब सवाल है कि यह हस्तक्षेप क्या था? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन क्या था? तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन था कि हस्तक्षेप मतलब क्या होता है कि दखल देना। के कार्यों में, दो के झगड़ों में क्या करना? दखल देना, इंटरफेरेंस करना। इसी को क्या कहा गया? नॉन इंटरवेंशन माने यह हस्तक्षेप, माने कि दो के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना। अब दो क्या हो सकता है भाई? तो दो भारतीय राज्य हो सकते हैं। जब भारतीय राज्य के नवाब जब आपस में, दो राज्य आपस में या चार राज्य आपस में लड़ रहे हो, तो इस स्थिति में अंग्रेज क्या था कि उस झगड़े के बीच में पड़ना नहीं चाहता था, पड़ता नहीं था यह हस्तक्षेप की नीति के तहत। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी अनावश्यक रूप से क्या थी? अनावश्यक रूप से युद्ध में शामिल नहीं होती थी। और जब शामिल नहीं होता था तो कंपनी को किसी जो हार जाता था उस राज्य से राजस्व आना बंद हो जाते थे। तो यह हस्तक्षेप की आलोचना भी किया गया था कि यह हस्तक्षेप नीति की आलोचना भी की जाती है। किस रूप में? तो ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि जब इसने जॉन सोर ने यह हस्तक्षेप की नीति लाया, हस्तक्षेप की नीति लागू किया, तो यह हस्तक्षेप की नीति के कारण जब कोई सामने वाला राज्य हार जाता और उसकी भी मदद जब ये कंपनी नहीं करती थी, तो फिर उस हारने वाले राज्य के द्वारा कंपनी को राजस्व देना बंद कर दिया जाता था। और ऐसी स्थिति में राजस्व का नुकसान किसको होने लगा था? तो कंपनी को होने लगा था। तो सवाल ये आता है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के दौरान कंपनी को राजस्व की कमी या राजस्व के आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था? तो किसके किसके में हुआ था? तो जॉन सोर के शासनकाल में हुआ था। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था यह हस्तक्षेप की नीति अपनाना। यह हस्तक्षेप की नीति क्या थी? तो दो राज्यों के आपसी झगड़ों में कंपनी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यही नीति क्या कहलाती है? यह हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। और इस नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड वेलेंजली ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद का जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड वेलेंजली, उसके द्वारा यह हस्तक्षेप की नीति समाप्त कर दी जाती है। इसने इसका परिणाम क्या होता है? तो परिणाम यह होता है कि अंग्रेजों का प्रभाव कुछ समय के लिए सीमित हो जाता है, क्योंकि ये जब ये यह हस्तक्षेप की नीति अपनाता है और ये किसी के ऊपर जब आक्रमण नहीं करता है, तो इस स्थिति में अंग्रेजों का जो प्रभाव था उस क्षेत्र में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो अंग्रेजों का जो विस्तारवादी नीति होती है वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। इस नीति को समाप्त करता है। किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड वेलेंजली ने। इसके बाद जो शासक आता है भारत में, जो ब्रिटिश का गवर्नर बनकर आता है, कौन आता है? तो लॉर्ड वेलेंजली। लॉर्ड वेलेंजली ने यह हस्तक्षेप की नीति को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। समाप्त करने के उपरांत यह हस्तक्षेप नीति समाप्त होते ही क्या होने लगता है? फिर से अंग्रेजों का प्रभाव भारतीय भूभाग में विस्तारवादी नीति काम करने लगती है। हैदराबाद की नीति या हैदराबाद का कह सकते हैं कि संधि 1795 में होती है। और हैदराबाद इलाहाबाद की संधि होना चाहिए, यहाँ गलती से हैदराबाद लिखा गया है। इलाहाबाद और मराठों के बीच क्या होती है? तो युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? खुर्दा का युद्ध होता है 1795 में। 1795 में कौन सा युद्ध होता है? तो खुर्दा। खुर्दा का युद्ध कब? 1795 में होता है। और ये किस संधि के तहत ये युद्ध विराम होती है? तो इलाहाबाद की संधि के तहत होती है। इलाहाबाद कर लेना भाई, यहाँ पर हैदराबाद जो है यहाँ पे ही कर देना है, इलाहाबाद के तहत।
होता है, ठीक है ना। इलाहाबाद के अंतर्गत, इलाहाबाद संधि के तहत होता है। कौन सा? इलाहा, 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 इलाहा जिसे आज क्या कहते हैं? प्रयाग राज कहते हैं। तो इलाहाबाद संधि के तहत क्या होता है? इलाहाबाद के संधि कब होती है? तो 1795 में होती है। और इलाहाबाद संधि में होता क्या? तो इलाहाबाद संधि में होता है कि ब्रिटिश गवर्नर जो होता है किसी के जो है किसी भी राजा और निजाम को मराठों से युद्ध के दौरान सहायता नहीं करता है। और अंग्रेजों को अंग्रेज जब इसका सहायता नहीं करता है तो इस स्थिति में जो था मराठा अंग्रेजों से क्या करने लगता है? तो अंग्रेजों की नीति का बहिष्कार करने लगता है। किस युद्ध के नीति के तहत? तो 1795 की इलाहाबाद संधि के तहत। इलाहाबाद संधि कब होती है? तो 1795। और ऐसा क्यों करता है अंग्रेज भाई? किसी न किसी का तो मदद करना चाहिए ना अंग्रेजों का। लेकिन किसी का भी मदद अंग्रेज नहीं करता है। कारण क्या था? तो कारण सिंपल सा था कि जॉन शोर ने यह हस्तक्षेप की नीति अपना लिया था। यह हस्तक्षेप की नीति कहता है कि दो युद्ध कर रहे हो तो उसके बीच में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम लोग दोनों आपस में युद्ध करके निपट लो। यह हस्तक्षेप की नीति था। इसी यह हस्तक्षेप की नीति के तहत अंग्रेज द्वारा निजाम और मराठों के बीच जो खुर्दा का युद्ध होता है उस युद्ध में सहयोग नहीं करता है, ठीक है। अगला नीति कौन सा होता है? अगला होता है अवध संबंधित नीति। अवध नीति। अवध नीति क्या था? तो अवध नीति था कि अवध के नवाब से कंपनी को पहले से कर मिलता था। अवध के नवाब जो था, अवध के नवाब से कंपनी को पहले से कर मिल रहा था। लेकिन क्या था कि जब यह हस्तक्षेप की नीति जॉन शोर ने अपना लिया तो इस स्थिति में कंपनी जो था, प्रशासक जो था, नवाब के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता था। दबाव नहीं डालने के कारण उसका क्या हुआ? जॉन शोर का जो कंपनी था उसका कंपनी का क्या हुआ? प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम हो जाने के कारण क्या होने लगा? तो वहां से अवध से उसे कर की प्राप्ति कम होने लगी। किसकी प्राप्ति कम होने लगी? कर की प्राप्ति कम होने लगी। कर की प्राप्ति कम होने के कारण आप कह सकते हैं कि कंपनी का राजस्व घाटा में जाने लगा। कंपनी के राजस्व क्या होने लगा? घाटे में जाने लगा। मराठा नीति क्या बोलता है आगे? मराठा नीति कहता है कि मराठा संघ के आंतरिक संघर्षों में तटस्थ रहे, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं किया। क्योंकि जब यह हस्तक्षेप की नीति लागू कर लिया था जॉन शोर ने, तो जॉन शोर के यह हस्तक्षेप नीति के कारण मराठों से कोई भी आंतरिक संघर्ष इसने करना उचित नहीं समझा। और यथावत जिस प्रकार से चल रही थी कंपनी, उस प्रकार से यथावत रनिंग करने में इसने भलाई समझा। किसी के ऊपर यह हस्तक्षेप करके, उसके ऊपर दबाव डाल करके या उस राज के ऊपर आक्रमण करके उस राज को कंपनी अपने अंदर में मिलाने की स्थिति में नहीं रहा गया। इसलिए इतिहासकार कभी कभी भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का कह सकते हैं कि कमजोर गवर्नर के रूप में मानता है किसे? तो जॉन शोर को मानता है कि भारत में आने वाला सबसे कमजोर गवर्नर कौन था? तो जॉन शोर था। इसका काल क्या था? 1793 से 1798 था। प्रशासनिक स्थिति में इसकी क्या थी? तो कार्नवालिस द्वारा बनाए गए परमानेंट सेटलमेंट को इसने क्या रखा था? परमानेंट सेटलमेंट माने अस्थाई बंदोबस्ती नियम जो था। अस्थाई बंदोबस्ती कौन बनाया था? अस्थाई बंदोबस्ती नियम किसने लाया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने लाया था। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बनाए गए अस्थाई नियम को इसने क्या रखा? परमानेंट सेटलमेंट को अस्थाई बने रहने दिया। उसको किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया। अथावत जिस प्रकार का नियम था उसी प्रकार से उससे कर उगाही करता रहा। उसमें किसी भी प्रकार से आंतरिक दबाव डालने का काम नहीं किया था। इस प्रकार यदि हम कहेंगे कि जॉन शोर की नीति क्या थी, तो ये कंपनी को स्थिर बनाए रखने की नीति थी। कंपनी दूसरे के ऊपर अपना विस्तारवादी नीति लागू नहीं कर पाया था, क्योंकि यह हस्तक्षेप की नीति किसी के ऊपर आक्रमण करके या दबाव डाल करके उसे कंपनी के अंडर करने की नीति नहीं थी। इस कारण से कई इतिहासकार जो है जॉन शोर को भारत में सबसे कमजोर अंग्रेज गवर्नर जनरल भी मानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कृपया करके आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सकता है तो शेयर कर भी सकते हैं आप। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद।